बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के सदर हमारे भाई जनाब फैयाज खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी मुंबई महिला अध्यक्ष मोहतरमा रिजवाना ईसा, मलाड मालवनी के तालुका अध्यक्ष, आज के आयोजक इस प्रोग्राम के जनाब नासिर कुरैशी साहब, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जनाब इरफान साहब और उनकी पूरी टीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी माँ बहनें, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही पैगाम उनको भी जो यहाँ से लाइव बैठ के देख रहे हैं अपने अपने ऑफिसों में, अपने अपने घरों में, ऐसे मेरे सो कॉल्ड सेक्युलर भाइयों को भी सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत लोग सुन रहे हैं। आज का ये जलसा हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है। प्रेजेंट डे सिचुएशन देश की क्या है, इस सिलसिले में मजलिस ने आज मलाड मालवनी में जलसा रखा है। लोगों को, आपको तमाम को यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है। वैसे तो आप सबके पास मोबाइल है, टीवी है, घरों में सब अखबार पढ़ते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है क्या चल रहा है। मगर एक मजलिस का सिपाही होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने आऊं और आपको बताऊं क्या हो रहा है, मजलिस क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। आज देश में एक तरफ एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, उनके साथ काफी साथी है। दूसरी तरफ एक सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने, 26 या 28 दलों ने एक पार्टी बना दी है जिसका नाम रख दिया है INDIA। हम जिंदगी में कभी एनडीए का तो हिस्सा ना बने थे, ना कभी बनेंगे। अब जो नई पार्टी ये आई है, इसका तो अब तक हिस्सा है नहीं। इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं, ये हमको नहीं समझते, जबकि हमारा भी मुद्दा यही है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम इस मर्तबा 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हराएं। हम ये एश्योर करें कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा हमारा देश का प्रधानमंत्री ना बने। ये हमारी नियत, ये हमारा इरादा है। इस नियत, इस इरादे को लेकर मजलिस बिल्कुल मैदान में उतरेगी, लड़ेगी, पूरी ताकत लगा देंगे हमारी, और ये करके रहेंगे कि इस मर्तबा हम बीजेपी को हराएं। हमने इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को भी कहा, आइए हमारे साथ, कांधे से कांधा मिलाइए, लड़िए, साथ में आएंगे। मगर इनके कान में जू नहीं रही। हमने तो एग्जाम्पल सेट किया है 2019 में, जब लोकसभा का चुनाव आया था। हिंदुस्तान में मजलिस 3 जगहों पे चुनाव लड़ी थी। तेलंगाना में लड़े असद साहब, औरंगाबाद में लड़े इम्तियाज जलील साहब, किशनगंज में हम लड़े, अख्तर इमाम साहब लड़े। वहां 3 जगहों पर से आपकी दुआओं से मजलिस को 2 जगहों पे पूरी तरह से कामयाबी मिली। ये हमारा परसेंटेज है। ये सेक्युलर पार्टियां सारी सीटों पर लड़ी, फिर भी जीत गए नरेंद्र मोदी, फिर भी जीत गया मोदी, फिर भी जीत गए बीजेपी। और इल्जाम हम पे कि हम बीजेपी की बी टीम है। अरे बी से लेके डी जो टीम बनाने का बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन है, जनता ने सब देखा कौन किसकी टीम है। तो मैं दोनों का रूप आपके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके सामने इतने वर्षों में कोई विकल्प नहीं था। आपने अपना वोट सेक्युलर पार्टी को जाकर दिया, मगर सेक्युलर पार्टी इक़्तिदार की कुर्सी में आकर बैठी और उसने क्या किया, क्या करना चाहते और आगे क्या कर चुके, सब आपके सामने बताऊंगा।
इनसे तो हमको कोई उम्मीद थी नहीं कि बीजेपी वाले कुछ करेगी, क्योंकि 9 साल से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, हमने आपने देश ने देखा एक तरफ से नफरत फैला है, सिर्फ नफरत। एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। इनको हमारे खाने पीने से तकलीफ, इनको हमारे हिजाब से तकलीफ। अब तो ये बात हो गई कि अगर कोई बेचारा गरीब इंसान गाय नहीं कोई दूसरा भी अगर गोश्त लेकर जाता तो उसको शक की बुनियाद पर पकड़ के मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाए। एक नफरत का वातावरण। मैं तो हर जगह, हर शोबे पे, हर चैनल पे, हर डिबेट में ये बात बोलता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है नफरत फैलाई है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, इतनी नफरत हमने आजादी से लेकर अब तक नहीं देखी, उसकी नफरत फैलाई क्योंकि इनका एजेंडा है गाय, गंगा, दंगा, मस्जिद। इस एजेंडा से ये 2 से लेकर 350 पार कर दिए। आगे भी इसी तरह चलेगा, याद रखना। ये किसी भी हद तक जा सकता है, मगर हमको जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है उसको लेके चलना है। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करना है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहना है। लड़ाई कम नहीं होगी, संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का उसूल है एग्री टू डिसएग्री। अगर मैं मोदी की किसी बात से सहमत नहीं हूं तो मुझे अधिकार दिया है कि मैं उसकी आलोचना करूंगा। ये संविधान मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया ये अधिकार, मैं आलोचना कर सकता हूं। क्योंकि इस देश में जितना नरेंद्र मोदी को अधिकार है उतना अधिकार वारिस पठान को भी है। यहां पर मेरा अधिकार ज्यादा है, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराकर आज हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है, दोनों हिस्सा में आ रहे हैं। हमारा अधिकार ज्यादा है, तो सुनना पड़ेगा मोदी जी। आप वातावरण किस तरह खराब किया जाता है या आप हम तमाम ने देखा, क्योंकि मुंबई में हम बैठे, मुंबई का मैं भी हूं, आप भी है, तो मुंबई की बात बताता हूं। सबसे पहले कुछ दिन पहले आपने, हमने तमाम ने देखा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया कि एक लड़का, मुसलमान लड़का, एक लड़की को लेकर ट्रेन में जा रहा था, उसको प्लेटफॉर्म पर रोका। कुछ ये नफरती दरिंदों ने उसको वहां पर रोका, उसको मारा। क्यों मारा? तू लव जिहाद कर रहा है। जेएसआर के नारे लगाए गए बार बार उसको मारते हुए, प्लेटफॉर्म से लेकर उसको रास्ते तक लाया गया मारता हुआ। हमारा ये कहना है, अगर किसी ने गलती किया है, पुलिस प्रशासन है, कायदा कानून है, आपको किसने अधिकार दिया कायदा कानून अपने हाथ में लेने का? अगर वारिस पठान की हरकत करता तो अब तक मुझे पाकिस्तान का टिकट देके भेज दिए होते, चले जा भाई। इन दरिंदों का क्या? काफी हमारी मां बहनों के फोन आए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इमीडिएटली संज्ञान लिया इस बात का, और यकीन मानिए मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था, 19 घंटे में एफआईआर करके उनको अरेस्ट कराया है। मजलिस की ताकत, संविधान की ताकत। लव जिहाद है क्या? अरे ये लव है, जिहाद है। महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर एक बीजेपी के मंत्री ने कहा महाराष्ट्र के अंदर 50,000 से ज्यादा लव जिहाद के केस हो गए हैं। 50,000। आज मालवनी के इस मंच से खड़े होकर वारिस पठान चैलेंज करता है उस नेता को, लोधा जी बताओ अगर 1,000 भी केस हो गए वारिस पठान हमेशा के लिए सियासत छोड़ देगा तुम्हारे लिए, चलो। और अगर नहीं है तो झूठी अफवाह फैलाना छोड़ दो, ये नफरत फैलाना छोड़ दो, ये नफरत की राजनीति छोड़ दो।
हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन शांति सुकून के साथ जीना चाहते हैं, शांति सुकून के साथ रहना चाहते हैं। ये क्यों करते हैं ये लोग? इनको माइंड भटकाना है। अगर लव जिहाद देखने जाओ तो बड़े बड़े सुपरस्टारों ने शादी कर लिया है नॉन मुस्लिम से, भाजपा के मंत्रियों ने शादी कर लिया है, तो क्या सबको लव जिहाद के नाम पे मारेंगे रास्ते पे डाला के? क्या करो शुरू, मगर नहीं, बदनाम करना है, सियासत करना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को। अब उसका नतीजा और एक, पहले अपन बंबई की बात करते हैं, उसके बाद में मनाली पे भी आएंगे। टाइम है, वक्त है बहुत कम, बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद रखना परसों के दिन घाट के ऊपर में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का शाहिद खान जिसका नाम था आ रहा था, उस लड़के को इसी तरह के कुछ नफरती दरिंदों ने रोका उसको रास्ते पे, नाम पूछा क्या है, नाम बताया शाहिद खान, उसको कहा JSR का नारा लगा, उसको मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि वो लड़का आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। हमको फोन आए, उसकी बीवी का फोन आया, तकरीबन 10-15 मिनट मुझसे बात की। हमने डीसीपी साहब से फोन किया, जोन 7 के डीसीपी साहब, इसको रोकिए, नफरत को मत बढ़ाइए। ये जो कथाकथित सेकुलर पार्टी वाले कोई नहीं आया, अगर वहां कोई पहुंचा, बात किया, सबसे FIR कराया, FIR करके 4 जन को अरेस्ट करा के 22 तारीख तक की पुलिस कस्टडी लिया, तो कोई और नहीं, आपका अपना भाई, आपका अपना ये काम करता वारिस पठान था। ये मजलिस इसलिए बोल रहा हूं, बहुत भटक लिए यहां वहां। आप आवाज जो आपका उठाए, आपका जो काम करे, उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलो, वरना याद रखो दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आने वाले दिनों में तुमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मगर कोई तुम्हारी तरफ से आवाज उठाने वाला भी नहीं बचेगा। डीसीपी ने बिल्कुल हमारा समर्थन किया, उन्होंने कहा वारिस भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, इनको हम देखेंगे कि जमानत ना हो, और अगर जमानत पे आ भी गए तो हम इनको तड़ीपार का ऑर्डर निकाल के तड़ीपार कर देंगे, ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत, ये करने की ताकत रखता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है और मेरे कंधे पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ है। मजलिस वाले डरते किसी के बाप से नहीं है, मगर संविधान के दायरे को उल्लंघन नहीं करते हम, कायदे कानून का पालन करते हैं हम, लेकिन इस तरह की घटना मुंबई जैसे शहर में ना हो, इसलिए मैं यहां से चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब फौरन एक्शन लीजिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये जो महापंचायतों के लिए परमिशन दे रहे हैं ना, बार बार उस महापंचायत में यही बोला जाता है, बेटा कलम कागज छोड़, तलवार उठा, मुसलमानों का ये कर दे, भगवा लव ट्रैप की वहां बात होती है, जा बेटा मुसलमान लड़की को फंसा, शादी कर, बच्चे पैदा कर, छोड़ दे, तेरे को पैसा दिया जाएगा। इस तरह की हरकतें हो रही है और ये महाराष्ट्र में हो रहा है, इसको रोकिए। FIR हुआ, अरेस्ट नहीं किए जाते ये लोग, जिसका नतीजा आप हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। किसने रेडिकलाइज किया इनको, किसने इनके माइंड को इतना भटका दिया? ये बीजेपी की नफरत की राजनीति की वजह से आज ये इस तरफ आ गए हैं कि RPF का जवान, पुलिस वाला ट्रेन में आता है, जयपुर से मुंबई तक की आ रही होती है ट्रेन के अंदर पहले अपने सीनियर को मार देता है गोली, उसके बाद एक मुसलमान को पूछता है तेरा नाम क्या है, उसने दाढ़ी टोपी लगाई होती है, नाम पूछता है, उसको गोली मार देता है। दूसरे मुसलमान को पूछता है तेरा नाम क्या है, दाढ़ी टोपी वाले को ले जाता है, उसको गोली मार देता है। तीसरे मुसलमान को गोली मारता है। चौथी एक हमारी बहन बुर्खा पहनकर बैठी होती है, उसको बोलता है जय माता दी बोलती है, क्या करेगी? ये तुम्हारी नफरत का नतीजा है। मेरा बोलते पागल है, अरे सबसे बड़ा शाना है वो कौन से मदरसे से पढ़ के आया? हम पे इल्जाम, अरे ये उस शाखा से पढ़ के आया जहां पे तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटते हो, नफरत सिखाते हो। जा बेटा मुसलमानों के खिलाफ नफरत कर, तुम्हारी नफरत का अंजाम भुगत रहा है आज पूरा देश। और हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, हम चाहते हैं उनको हराने, तो हमको क्यों लड़ रहे हो चुनाव? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई?
डेमोक्रेसी में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, जितना अधिकार कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी का है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी है। और लड़ेंगे चुनाव, मालवनी से भी लड़ेंगे, पूरी मुंबई में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, जहां जहां पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। और इतना यकीन है मुझको कि अब आवाम जाग चुकी है, युवा जाग चुका है और अब वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को मजबूत करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आप तमाम देख रहे हो, आप तो मलाड मालवनी में रहते हो, बात बहुत कुछ करनी थी, टाइम कम है, लेकिन अभी थोड़ा मालवनी की तरफ पे तवज्जो दिया जाए। मलाड में आप इतने बरसों से रह रहे हो, आप तमाम को पता होना चाहिए कि आज हमारे देश को, अगर युवा को, देश के युवा को कोई चीज अगर खोखली कर रही है, अंदर से खोखली कर रही है, तो वो है नशा, ड्रग्स। ये जो नारकोटिक्स है ना, ये हमारे माशरे के अंदर इस तरह फैला हुआ है, ये युवा को खोखला कर रहा है। इसके बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं नारकोटिक्स का लॉयर भी था और जब देश के अंदर नारकोटिक्स का कायदा बना, मेरे वालिद साहब यूसुफ पठान पहले जज थे, उस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल के। मुझे पता है ये फिद्दी भर मुल्क पाकिस्तान वहां से भेजता है, या हमारे बच्चों के अंदर नशा कर दो। क्यों नहीं रोकते बॉर्डर पे? मैंने था जब असेंबली के अंदर भी बार बार मैंने मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया, सर अगर आपके बोलने से कुछ नहीं होगा कि हाँ हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, नशा खत्म करेंगे, आपको नशा रोकना है तो पहले बॉर्डर को मजबूत करिए, स्टेट के अंदर जहां से आता है नाकाबंदी टाइट लगाइए, क्योंकि मुंबई में तो नहीं हो रहा है ना, ये आता तो बाहर से ही है। क्यों नहीं रोकते आप? मगर ये नहीं करेंगे काम। ये काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर रही हुई हमारी बहन रिजवाना ईसा खान, नासिर कुरैशी, अबू भाई, ये लोग सब मिलकर मलाड मालवनी के अंदर कर रहे हैं। हर जगह परमिशन ले लेकर, हर गली में, हर नाके पर नशा मुक्ति अभियान लगा रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी नशा में नहीं मुब्तला हो। क्योंकि मैंने देखा है जिस घर के अंदर एक नशेड़ी हो जाता है तो उस घर वालों की हालत क्या होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये नशा मुक्त अभियान मलाड मालवनी में जो चला है, इसकी चर्चा पूरे मुंबई के अंदर चल रही है और हम इसको बंद नहीं कर, खत्म नहीं करेंगे। ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक, सुन लो, मैं मालवनी के ऑफिसर से, यहाँ के डीसीपी से, एसीपी से, सबसे यहां से बोल रहा हूं, जब तक मलाड मालवनी से नशा मुक्त नहीं होगा, नशा खत्म नहीं होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ते रहेगी। आप हमारे साथ आओ नहीं आओ? क्योंकि देखो, पहले आवेदन, फिर निवेदन, और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर दे धनाधन। क्योंकि अगर नशा नहीं खत्म हुआ, जो नशेड़ी है उसको पकड़ के आप डालते हो, अरे जो नशा बेच रहा है उसको क्यों छोड़ते हो? सब गंदा है पर धंधा है, ये बंद होना चाहिए। मालवनी के अंदर नशा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रणय है कि हम इसको खत्म करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बाद में मुझे बताया गया, इतने बरसों से अबू भाई ने कहा कि मैं 40 साल से यहां पर रह रहा हूं। मैं अबू भाई से पूछा 40 साल में अबू भाई क्या हुआ, आपने क्या देखा प्रोग्रेस? बोले भाई प्रोग्रेस तो कहां हो रहा है, तुम आए वारिस भाई, देखा नहीं रास्ता कैसा था? मैं बोला हाँ यार, मालवनी में आने के लिए इतना तकलीफ। अबू भाई ने बोला प्रोग्रेस तो वारिस भाई कुछ हुआ नहीं, बल्कि जो पहले अच्छा था आज इतना इन लोगों ने काम कर दिया इल्लीगल में भी कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? बोला अबू भाई आप कुछ नहीं करते रहे, हम क्या करेंगे, अपना नहीं है ना कोई। बोला हाँ, ये वो लोग हैं, ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां वो है जो मुसलमान और क्रिश्चियनों के, दलितों के ऊपर कभी आंच आ जाए आवाज नहीं उठाते। जिसका सबूत मैं बता रहा हूं आपको। आप बोलेंगे अरे वारिस भाई क्यों बोलते हैं उनके अगेंस्ट? नहीं, दिल जला हुआ है इसलिए जुबान से बोल रहा हूं। लू के अंदर मेवाट में 750 मुसलमानों के घरों को जला दिया, उड़ा दिया बुलडोजर से।
बस्तियां उजाड़ दी, मेडिकल स्टोर उजाड़ दिए, 4 मस्जिदों को हमारी शहीद कर दिया। मौलाना साहब एक इमाम था, उसको मार दिया। सबसे पहले आवाज उठाई कोई आप इस लोगों के मुद्दे पर तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी उठाई आवाज। पार्लियामेंट के अंदर भी जब मौका मिला नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने का, उस वक्त भी असद साहब ने मेरे कायद मेमून का जिक्र किया। मगर मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं मालवनी की आवाम से, क्या किसी सेक्युलर नेता ने वो जो बेगुनाह मुसलमानों के घरों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना विदाउट नोटिस दिए उजाड़ दिया, क्या किसी सेक्युलर मुसलमान नेता ने उस पर आवाज उठाया? नहीं उठाएंगे ये। इनको 90% वोट तो चाहिए हमारे, मगर हमारे लिए करना कुछ नहीं है। ये वजह है आज देश का मुसलमान एजुकेशन में पिछड़ा हुआ वर्ग है, इकोनॉमी में पिछड़ा हुआ वर्ग है, हर चीज में हम पिछड़ गए। हम हमारे दलित भाइयों से भी कितनी जगहों पे पीछे चले गए, क्योंकि इन्होंने वोट लिया। इनको पता है इनका वोट कहां जाएगा, अपने बाप की जागीरें कहां डालेंगे, अपने को ही डालेंगे ना। यही करते करते आज ये हालत हो गई हमारी। आज आपके पास ऑप्शन है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मलाड मालवनी की जो टीम है इसका साथ दीजिए, इनके कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़िए। ये जो कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं, ये क्या जमा किया आप लोगों को? भले ही अगर इस मजमे के अंदर हजारों लोग हैं, अगर 2 जन को भी मेरी बात समझ में आ गई और उस अच्छे काम पे आ गया तो वारिस पठान का काम हो गया समझने। मैं आऊंगा समझाने, आपको बार बार आऊंगा। 6 महीने पहले मेरे सदर आए थे मलाड मालवनी में, बहुत बड़ा जलसा किया था यहाँ पर, तब भी हम लोग आए थे, हमने कहा था कि हम आते रहेंगे। आज 1-2 जन ने मेरे को पूछा क्या इलेक्शन आ रहा है जो मलाड आ रहे हो? बोला सुन बेटा, इलेक्शन के टाइम पे है ना बरसाती मेंढक निकलते हैं, हम लोग पूरा वक्त पब्लिक के साथ थे हैं और रहते हैं हमेशा। इलेक्शन के टाइम खाली तुम निकलो वोट मांगने, हम तो हमेशा तुम्हारे बीच में आएंगे, आपको समझाएंगे। मैं समझाऊंगा तो बोलेंगे वारिस पठान भड़का के गया। चलो जो समझना है समझो, क्या फर्क पड़ता है। मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं। आप अपने जो सुना है वो दूसरे को बताइए कि आज तब्दीली का वक्त है, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहीद हो जाओ। आपके पास वो ताकत है, संविधान ने आपको वो ताकत दिया है जिसको राइट टू वोट कहते हैं। आपके पास आपका जो एक वोट है बहुत कीमती है, उसको इस्तेमाल करो, सही जगह डालो। जब 75 साल डाला कुछ नहीं मिला। एक मर्तबा मजलिस को भी आजमा के थे, आपकी आवाज आपकी हक की लड़ाई लड़ती है। आज दलितों पे, क्रिश्चियनों पे, मुसलमानों पे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अत्याचार हो जाए सबसे पहले आवाज उठती है तो किसी और की नहीं, मेरे आपके कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी की उठती है। अरे तो जो इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी आवाज बन के गूंज रहा है, बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है, तो क्या आपका मेरा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी ताकत को मजबूत करें? बनता है हमारा फर्ज। आप मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस आपके साथ है। जो भी काम है आप काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर से तहे दिल से मलाड मालवनी की आवाम का, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो इतना अच्छा आपने मजमा जमाया। मुझे पता चला बारिश आई थी, फिर भी आप तमाम लोग यहाँ पर रहे। नासिर भाई ने कहा वारिस में बारिश ऐसा आ गया, मुझे लगा क्या होगा, मगर मैंने कहा नासिर भाई फिक्र मत करो, मालवनी की जनता आंधी आए या तूफान, मालवनी खड़ा है सीना तान, लगे रहो, साथ दो हमारा, हम आपके साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।